Good morning, sir. Dear students, Yes. today I will teach you and I will also give you the concept of had, shall have, will have. In this class we will study how can we use has or have as like helping verb with our subject, and we will know that in which situations we have to use has or have with our subject, what is the compositions of the structure of such type of subject. तो आज ये क्लास में हम लोग यह जानेंगे हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, इन सारे हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि किस कंडीशन में हम लोग हैज, हैव या हैड या शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। आपके पास अगर इस तरह का सेंटेंस है कि आप जैसे मान लीजिए कहते हैं कि मेरे पास एक किताब है, आप बोलते हैं मेरे पास किताब है, या बोलते हैं मुझे किताब है, या मैं किताब रखता हूँ, तो इससे सिद्ध होता है उस किताब पर आपका मालिकाना हक है, अर्थात उस किताब के आप मालिक हैं या आपके निगरानी में आपके पास एक किताब है, उस किताब पर आपका अधिकार है। उसी अधिकार को दिखाने के लिए हम लोग हैव, हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये हिंदी स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा। इस तरह का वाक्य भी होता है जिसको हमें हैज, हैव और हैड लगा करके ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे मैं हो सकता हूँ, तुम हो सकता है, वह हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। अगर उसके साथ ये लगा रहे या को लगा रहे या रे पास लगा रहे या के पास लगा रहे, अभी तो नहीं समझिएगा कि ये जे क्या है, को क्या है, रे पास क्या है, के पास है। जब एग्जाम्पल देंगे तब पता चल जाएगा सही में उसके साथ ये लगाया जाता है। अब कहीं से भी लगाया जाता है, से, इसका भी प्रयोग हो जाता, से का प्रयोग, को का भी प्रयोग, रे पास, के पास। अब उसके साथ लास्ट में जो संज्ञा या विशेषण जिसको क्या आप ऑब्जेक्ट करते हैं, नाउन रे या एडजेक्टिव रे, ऐसी स्थिति में इस तरह से वाक्य को हम इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हैज लगा देंगे। अगर मेरा पास्ट टेंस में रहेगा तो उसमें हम लोग हैड लगा देंगे, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। अगर वही बात मेरा फ्यूचर में चला जाएगा आने वाले समय में, इसके साथ हम लोग विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग कीजिएगा, बाद बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का प्रयोग कीजिएगा। ये फ्यूचर टेंस में जैसे बोलिएगा कि मेरे पास एक कार होगा या कार रहेगा, इस स्थिति में लिखेंगे आई शैल हैव या आई विल हैव, दोनों में से कोई चीज का प्रयोग कर सकते हैं। एक कार, मेरे पास कार था, आई हैड ए कार, मुझे कार है, आई हैव ए कार। तो प्रेजेंट के लिए आप हैड हैव यूज करते हैं, पास्ट के लिए आप हैड का यूज करते हैं, और फ्यूचर टाइम के लिए आप विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कर्ता, तो कर्ता में हो गया मैं। अगर कर्ता में अगर तुम लिखते हो मैं, तो आप तो नहीं लिख सकते हो कि मैं के पास एक किताब है, तो मैं से बन गया मुझे। इस मैं हो गया आपका मूल शब्द, इसमें हमको लिखना पड़ता मुझे, मुझे, मैं से बन गया क्या, झे। ये झे से का मतलब क्या हो गया, मैं इसमें झे लग गया तो क्या हो गया, मुझे, यानी मुझे एक किताब है, मुझे एक किताब है। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रे पास, ये रे पास है, मैं के साथ रे लगा दोगे तो बच जाएगा क्या, मेरे पास। दोनों का मिस्टेक नहीं हुआ, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, नहीं तो मैं, मुझे एक किताब है बोलो, या मेरे पास एक किताब है बोलो, या मैं किताब रखता हूँ, मैं किताब रखता हूँ। या किट का प्रयोग नहीं करेंगे, या किट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां हम लोग एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, इसी पर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मुझे एक किताब है, जैसे मेरे पास किताब रहेगा, हम बोलेंगे मुझे एक किताब, या मेरे पास किताब है, या मैं किताब रखता हूँ। ये तीनों वाक्य हिंदी में तीनों तीन तरह का लग रहा है, लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तीनों का एक ही ट्रांसलेट होगा, अलग अलग ट्रांसलेट नहीं होगा। तीनों के बदले में हम यूज करते हैं आई। अब मुझे, आप बुक का बताओगे कि सर मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, तो वहां तो कोई बताएगा कि मुझे का अंग्रेजी नहीं होता। इससे पहले हम लोग पर्सन में पढ़े थे आई का मी मतलब मुझे, यहाँ लेकिन यहाँ मी नहीं लिखेंगे, लिखना है आई, जबकि मुझे का इंग्लिश का होता है मेरे।
मेरा का अंग्रेजी पढ़ने का हमें माई मिलेगा, लेकिन माई का प्रयोग हम यहाँ थोड़ी करेंगे। यहाँ लिखना होगा मूल शब्द, मूल जो आपका शब्द है आई लिखा जाएगा, और आई के साथ जो आप ये हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, इसी से क्लियर हो गया मुझे। आई मतलब हुआ मैं, लेकिन हैज या हैव या हैड वगैरह का जो प्रयोग कीजिएगा, इसका मीनिंग दे देगा मुझे, क्योंकि आई, क्योंकि यह हुआ कि क्या प्रेजेंट टेंस है, मुझे एक किताब है, मतलब अभी किताब है, प्रेजेंट समय में मेरे पास किताब है। अब मुझे किताब था तो पहले था, अब मेरे पास किताब रहेगा आने वाले समय में, हम बोलेंगे आने वाले समय में मेरे पास किताब रहेगा, क्योंकि जब बात प्रेजेंट टेंस का है, जब प्रेजेंट टेंस का बात है तो प्रेजेंट में हम हैज लगाएंगे, था रहेगा तो हैड लगाएंगे, होगा होगी वाला बात रहेगा तो शैल हैव या विल हैव लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इसका मतलब हो गया मेरे पास किताब है, या मुझे किताब है, या मैं किताब रखता हूँ। इस तरह हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब रही बात जे से मुझे हो गया, वो से हो गया उसको, जैसे उसको या मुझको भी लिख सकते हैं, मुझको आती है पढ़ने के लोग कहता मुझको या उसको या राम को। रे पास का मतलब जैसे तुम्हारे पास, मेरे पास हुआ ना, तुम्हारे पास का यू हैव लिख देंगे, मेरे पास रहेगा तो आई हैव लिख देंगे, जैसा भी लिखे हैं। के पास का मतलब हो गया जैसे उसके पास, आप कभी कभी लिखेंगे उसके पास, सुनो उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, उसके पास, यहाँ लिखेंगे ही है ये कार, ही है या कार, इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास कार है। हाँ हैज का प्रयोग किए, ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो ही है ये कार, इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास कार है। और जब रहेगा उसके पास कार रहेगा पास्ट में, तो पास्ट में क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे, हैड डायरेक्ट बदल जाएगा हेड में, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा हम हेड लगाइएगा। आई रे, वी रे, यू रे, ही रे, सी रे, इट रे, सिंगुलर नाउन रे, प्लूरल नाउन रे, हेड लगेगा। अब आने वाले समय के अगर फ्यूचर की बात रहेगा तो विल हैव या शैल हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मैं अब आगे हमें यह सीखना है कि कहाँ हैव का प्रयोग होगा और कहाँ हैज का प्रयोग होगा। इसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ हैज और हैव, इतना तो हम लोग समझेंगे। अब है हैव हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज ऑफ हैव या हैज। हैव और हैज का यूज कीजिएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार कीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई रहे या वी रहे या यू रहे, नहीं या दे रहे या प्लूरल नाउन रहे, प्लूरल नाउन का मतलब क्या समझा, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, नहीं ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप हैव लगाइएगा। नहीं प्रेजेंट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए आप जो है हैव लगाइएगा, या उसके बाद पास्ट के लिए आप क्या लगाइएगा, हैज लगाइएगा। पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए क्या लगाइएगा, इसमें शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव। ये फ्यूचर के लिए, आगे के लिए है, इसमें हा लगा रहेगा, इसमें था लगा रहेगा, इसमें गा लेंगे, इसमें हा वाला रहेगा, इसमें आपका था या थी लगा रहेगा, इसमें क्या लगा रहेगा, गा ये वाक रहेगा। इस आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये प्रेजेंट का वाक है, ये पास्ट का वाक है, ये फ्यूचर का वाक है। जैसे बोलेंगे मुझे किताब है, पास्ट में रहेगा मुझे किताब था, फ्यूचर में रहेगा मेरे पास किताब रहेगा। जब रहेगा ना ये गी वाला पास आ जाएगा, वह फ्यूचर चला जाएगा, इसमें शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे। इस तरह इस स्ट्रक्चर को हम लोग, इस तरह के वाक्यों को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। और कोई जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस ही रहेगा, निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। निगेटिव सेंटेंस जब रहेगा, ऐसे वाक्यों को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जब रहेगा कि मुझे एक किताब है, वाक्य ऐसा भी हो सकता है मुझे एक किताब नहीं है, आई क्या लिखेंगे, वहां टू डज का हम लोग प्रयोग कर देंगे, मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव ए बुक। नहीं, तो अब हम जो है अब इस वाक्य को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ले जाकर के समझाते हैं। निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहने पर ऐसे वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये जो था आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव रहेगा, अगर ये वाक्य आपका निगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा, तो कैसे फिर ट्रांसलेट करेंगे, जैसे रहेगा मेरे पास घर नहीं है,
घर नहीं है, या मुझे घर नहीं है, या मेरे पास घर नहीं है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आई हेल्पिंग घर में टू लगाएंगे, आई डू नॉट, या आई डोंट हैव हाउस, आई डोंट हैव ए हाउस, मेरे पास क्या नहीं है, घर नहीं है। और जब रहेगा उसके पास घर नहीं है, उसके पास घर नहीं है, इसमें हम लोग लिखेंगे ही के साथ डज लगता है, ही डजंट हैव ए हाउस। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आप डू या डज का प्रयोग कीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट रहे, डू डज के बाद हमेशा हैव का ही प्रयोग होता है और हैज का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना है, नोट में डू या डज, जब भी आपका डू या डज का प्रयोग होगा तो डू डज के बाद हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का वाक हो या पास्ट टेंस का वाक हो, तो हमेशा हैव ही लगेगा। कैसे लिखेंगे, उसके पास कुछ नहीं है, जैसे लिखे उसके पास कुछ नहीं है, इसको लिखेंगे ही doesn't have anything, इसको लिखेंगे he doesn't have anything या he does not have anything। इसको दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, he doesn't have anything या he लिख सकते हैं he does not have anything या he does nothing। इसको ऐसे लिख सकते हैं he does nothing, he does nothing, मतलब उसके पास he does have nothing, he does have nothing, या he doesn't have anything। ये निगेटिव बात है। अगर यही बात इंट्रोगेटिव रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वह सॉफ्ट इंट्रोगेटिव रहे या WH इंट्रोगेटिव रहे, इसमें हम लोग WH वर्ड को पहले लिख देंगे, जब तक इंट्रोगेटिव का है इसको पहले लिख देंगे, तब यहाँ प्लस में टू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखाएंगे, फिर हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद पहले WH वर्ड लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार या डज लगा देंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद रेस्ट लिखेंगे। जब रहेगा उसके पास घर क्यों नहीं है, रहेगा उसके पास घर क्यों नहीं है, क्या कारण है उसके पास की घर नहीं है, हमारे लिखी हुआ है doesn't इसको हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन लगा देंगे, वह doesn't he have a house, उसके पास घर क्यों नहीं है। जब साथी रहता उसके पास घर क्यों नहीं था, यहाँ हम लोग क्या लगाते थे, तब डीड लगा देते, तब डू डज नहीं लगाते, डीड लगाते हैं, क्योंकि डू डज जो है डीड में बदल जाएगा, ये याद रखना है। अगर प्रेजेंट में डू डज है, पास्ट में जाएगा तो डीड में बदल जाएगा। अगर इधर आपका हैज या हैव है तो पास्ट में जाएगा तो हैड में बदल जाएगा, ये चीज याद रखना है। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट में, आप डू डज यूज कीजिएगा, अगर पास्ट में चल जाएगा साथी वेला में, डू डज डीड में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट में हैज का यूज कर रहे हैं, पास्ट में हैड का यूज कीजिएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी गुना का प्रयोग हो, चाहे डू रहे या डज रहे, डू डज और डीड के बाद आने वाला जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हमेशा हैव का ही यूज होगा, फिर हैज का यूज नहीं होगा। अब वाक अगर आपका फ्यूचर टेंस में है, अगर यह वाक फ्यूचर टेंस में रहेगा, जैसे मेरे पास कार रहेगा, फ्यूचर टेंस में वाक रहेगा, जैसे रहेगा उसके पास यह कलम रहेगा, उसके पास यह कलम रहेगा, आप
या कलम नहीं रहेगा। तो ही वॉन्ट, वील प्लस नॉट बराबर होता वॉन्ट, वील में नॉट लगता है तो वॉन्ट हो जाता है। ही वॉन्ट है दिस मैन, उसके पास यह कार नहीं रहेगा। तो वील प्लस नॉट याद रखिएगा, वील में नॉट अगर लगता है इसको वॉन्ट पढ़ा जाता है, वॉन्ट, ठीक है। वील प्लस नॉट बराबर वॉन्ट होता है, जैसे डू प्लस नॉट बराबर डन होता है, और डज प्लस नॉट बराबर डजन होता है, उसी प्रकार वील प्लस नॉट बराबर वॉन्ट होता है। इस प्रकार हमने देखा कि इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो कैसे हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार है या है लगाते हैं, फिर क्या है ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं या यस लिखते हैं। इस तरह का कोई दिमाग रहेगा तो हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। कोई साल की भाषा में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, हमें हैज हैव का प्रयोग करना पड़ता है। अगर वर्ब टेंस में रहेगा तो उसमें भी हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे कि उसमें मुख्य क्रिया रहता है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, आप बस लिख चुके हैं, यू हैव रिटन लेटर, कोई घर जा चुकी है, सी हैज गॉन टू हाउस, उसमें मुख्य क्रिया पर आधारित रहता है। इसमें आपका नाउन प्रोनाउन या क्रिया पर आधारित नहीं रहता, बल्कि सहायक क्रिया है वर्ब के रूप में आप हैव हैज या हैड का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार आप हैव हैज की कंसेप्ट को क्लियर किए। मुझे लगता है कि हैव हैज के प्रयोग करने में आपको कोई प्रकार का परेशानी या दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आप बिना किसी टेंस का जैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम हैज और हैव की अवधारणा को समझाए, अगले दिन फिर अगले हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आज के लिए इतना ही।